दूसरा इसमें मेरा प्रश्न था कि अपराधीकरण राजनीति की और व्यवस्थाओं की, जैसा कि आपने कहा कि पावर, पैसा और जो जिसका पहचान रहेगा उसी के का इन सबके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, जब हमारा देश गुलाम था और आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, तो आज़ादी के संघर्ष में जो भी नेतागण आए, उसमें अधिकतर पढ़े लिखे लोग आए। अधिकतर देखिएगा LLB ग्रेजुएट लोग आए, जो भी थे माने अच्छे पढ़े लिखे। पहले नेताओं की पहचान पढ़े लिखे लोगों के रूप में और ईमानदार लोगों की पृष्ठभूमि। अब हम उसमें चर्चा करेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ और बिहार की स्थिति में, बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर, हालांकि वो 37 में प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाने जाते थे, श्री बाबू, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का काल बिहार में 37 से 61 तक रहा। उसमें बीच में कुछ पीरियड द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में चूंकि अंग्रेजों ने भारत को शामिल कर दिया, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। सब लोगों ने, कांग्रेस के इतने सारे लोग, कांग्रेस के सारे लोगों ने रिजाइन किया, तो वो भी रिजाइन किए थे। उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री बने। फिर जब देश आजाद हुआ 52 में पहला आम चुनाव हुआ, तो फिर मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जो रूपरेखा इस बिहार राज्य की दी, वो गजब की थी। उन्होंने, ये पहला राज्य था जहां जमींदारी उन्मूलन किया, देश का पहला राज्य। ये पहला राज्य था जो सिंदरी में फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाई। ये पहला राज्य था जिस बोकारो में स्टील फैक्ट्री लगाई। ये पहला राज्य था जिसने रेल सड़क पुल, मोकामा हत्ता पुल बनाया। और 3 यूनिवर्सिटी इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बनाए, जो हमने चर्चाएं की। 2 कृषि के क्षेत्र में, 2 सवौर और पूसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनाया। 21 चीनी मिल की स्थापना की। नहरों का जाल उन्होंने बिछा दिया। और ये HEC हटिया उन्हीं का दिया हुआ है। बिजली के क्षेत्र में वो पतरातू और थर्मल, बरौनी थर्मल उन्हीं का दिया हुआ। रिफाइनरी उन्हीं का दिया हुआ। मैंने गजब का था। बिहार हमारा इंडिया में चौथा प्रोग्रेसिव स्टेट था। और नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, और वो तमिलनाडु के राजनीतिज्ञों को भेजे थे कि जाके देखो कि बिहार में श्री बाबू ने क्या जादू कर दिया। बिल्कुल। फिर उन्होंने देखा कि अमीर और गरीब में ज्यादा अंतर है, तो पहले उन्होंने जमींदारी उन्मूलन लाया, जबकि उस समय कहा जाता था कि भूमिहारों के पास लगभग 40 से 50% जमीन था, और वो भूमिहार जात से ही आते थे। फिर भी उन्होंने जमींदारी उन्मूलन किया। और दूसरा, सीलिंग एक्ट भी उन्हीं के समय लाए। पहले की सीलिंग एक्ट को लागू नहीं कर पाए, 61 में उनकी मृत्यु हो गई और 61 में वो लागू हुई, लेकिन वो उन्हीं का चाइल्ड ब्रेन था कि गरीबों के बीच संपत्ति का वितरण होना चाहिए। उनकी ये सोच थी। दलितों को उस समय देवघर में प्रवेश निषिद्ध था, और वो मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं खड़ा होकर दलितों को प्रवेश कराए। दलितों को वहां पे मुख्य पुजारी के रूप में भी उन्होंने ये किया था। वहां जैसे विनोबा भावे आंदोलन चला रहे थे, और वहां के पंडों ने विनोबा भावे को पीट दिया। वो मुख्यमंत्री थे, और उनको संदेश मिला कि विनोबा भावे को पीट दिया वहां का पंडा, तो वो मुख्यमंत्री रहते हुए वहां चले गए। और वहां जाके वो खुद बैठ के, और पंडा लोग अधिक जब हंगामा किया तो खुद वो सो गए मुख्यमंत्री रहते हुए वहां। हाँ, और दलितों को प्रवेश कराए। और उस समय से आज भी दलित वहां, वो छुआछूत नहीं मानते थे। वो दलितों के उद्धार के लिए भी लगातार काम करते। और उसके बावजूद बाद के जो राजनीतिज्ञ आए, वो बिहार को संभाल नहीं पाए। अभी तक बिहार हमारा बहुत ही पिछड़ा राज्य है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, GDP के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम पीछे हैं। आप भी, हम कहते हैं कि 4 लेन बन गया और 6 लेन बन गया। अगर आप उसका परसेंटेज देखिएगा तो अभी भी 2 से 3% हमारे यहाँ NH है। 17% महाराष्ट्र में। जो विकास का रेशियो है, उस विकास के रेशियो से बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा, रेंग रहा है। ये राजनीति का अपराधीकरण कब से आप देखते हैं, जो विकास की यात्रा उन्होंने शुरू की, ये ब्रेकडाउन कहाँ से हुआ? ब्रेकडाउन जब श्री बाबू का काल समाप्त हुआ, तो चुनाव के समय बुथ
कब्जा का धीरे धीरे प्रथा चल पड़ी। तो हर राजनीतिक कुछ न कुछ गुंडों को पालने लगे, और गुंडों को पालने लगे तो वो जो अपराधी थे, अपराधी उनको राजनीति के समय मदद करते थे और सरकार में वो उनको प्रोटेक्ट करते थे। ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ती गई, और उसके बाद अपराधी सोचा कि जब हम उनको जिता सकते हैं, स्वयं क्यों नहीं जीत सकते। धीरे धीरे वो अपराधी स्वयं लड़ने लगे, ज्यादा निर्दलीय आने लगे, और वो जनता के मसीहा बनने लगे। तो जनता में जब तक तो शिक्षा नहीं रहेगी, तब तक राजनीतिज्ञों का बोलबाला, ये अपराधियों का बोलबाला रहेगा। जिस दिन शिक्षा प्रवेश कर जाएगी जन जन तक, गुणात्मक शिक्षा, उस दिन अपराधियों की कोई स्थान नहीं रहेगा इस समाज में। उस दिन शिक्षित व्यक्तियों का स्थान रहेगा, विकसित भावना रहेगी, और राज्य और देश के विकास की बात होगी।